ये है क्लास 11 की सोशियोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। इसे देखेंगे फुल चैप्टर को एक शॉट में। सोशियोलॉजी वर्ड कहाँ से आया? सोशियोलॉजी वर्ड, सोशियो वर्ड जो आया लेटिन वर्ड है सोशियस, जिसका मतलब कंपेनियन, मतलब ग्रुप, एक साथ रहना। सोशियस मीनिंग कंपेनियन। सोशियस जो वर्ड वो आया लेटिन से, और ओलॉजी तो ग्रीक से आया है, मतलब स्टडी ऑफ। सोशियोलॉजी इज ए साइंटिफिक एंड कम्प्रीहेंसिव स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी में होती है स्टडी किसकी? सोसाइटी की। और सोसाइटी में रहते हैं पीपल, इंडिविजुअल, लोग। तो इनकी स्टडी, ये लोग इंडिविजुअल मतलब कैसे रहते हैं सोसाइटी में, उनका बिहेवियर कैसा होता है, इन सब की स्टडी, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, डिटेल स्टडी, साइंटिफिक वे में स्टडी की जाती है सोशियोलॉजी में। अगस्ट कॉम्टे को माना जाता है फादर ऑफ सोशियोलॉजी। इन्होंने कॉइंड किया था टर्म सोशियोलॉजी इन 1838। अगस्ट कॉम्टे फादर ऑफ सोशियोलॉजी। सेंट्रल कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी इज टू स्टडी सोसाइटी एज एन इंटरकनेक्टेड होल। देखो सोसाइटी में कई सारे कंपोनेंट हैं और वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं। मान लो सोसाइटी ही है, हमारी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, आसपास के लोग, रिलेटिव हैं, फिर स्कूल कॉलेज हैं, ऑफिस हैं, तो बहुत सारी ये सब चीज़ें लिंक हो गई। इन्हें हम अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि हर एक का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ना है। तो सोशियोलॉजी टू स्टडी सोसाइटी एज एन इंटरकनेक्टेड होल। सेंट्रल कंसर्न सोशियोलॉजी का यही है कि हमें सोसाइटी की पूरे ढंग से स्टडी करनी है। इट शोज हाउ द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फैमिलियल, कल्चरल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर इंटरकनेक्टेड। सोशियोलॉजी में ये स्टडी करनी है कि ये सब चीज़ें कैसे इंटरकनेक्टेड हैं हमारी लाइफ से, ये कैसे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर ज़रूर पड़ेगा। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ, ग्रुप्स एंड सोसाइटी। सोशियोलॉजी किसकी स्टडी है? ह्यूमन की, सोशल लाइफ की, ग्रुप्स की स्टडी है, सोसाइटीज़ की स्टडी है। और जो ये एजुकेशन है, मान लो एजुकेशन है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर? एजुकेशन जैसी होगी, इकोनॉमिक कंडीशन हमारी ऐसी ही होगी। मतलब जनरली यही है, जिसके बारे में अब हमने स्किल ले ली तो उस पर हम काम करेंगे तो अर्निंग होगी, तो इकोनॉमिक कंडीशन हमारी अच्छी होगी। अगर फैमिली में एटमॉस्फेयर अच्छा है तो डेफिनेटली हमारा बिहेवियर सोसाइटी में अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस नॉलेज कैसे डिफरेंट है? सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस एक नहीं है, अलग अलग है। सोशियोलॉजी इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन। The common sense explanation are generally based on what may be called naturalistic or individualistic explanation. कॉमन सेंस मतलब हम जो सोचते समझते हैं वो हमारी कॉमन सेंस है, हमें लगता है ये सही है, हम उसे कहते हैं ये सही है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं लगाते। ए नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन फॉर बिहेवियर रेस्ट ऑन द एजम्पशन, हमने एज्यूम कर लिया दैट वन कैन रियली आइडेंटिफाई नेचुरल रीजन फॉर बिहेवियर, मतलब इसका बिहेवियर कैसा है, हमने बस एज्यूम कर लिया कि इसकी वजह से ऐसा बिहेवियर है, मतलब हम कॉमन सेंस लगा रहे हैं, उसमें कोई लॉजिक नहीं लगा रहे हैं, कोई ऐसा फैक्ट नहीं लगा रहे हैं। सोशियोलॉजी हैज़ ए बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट, मेथड एंड डाटा। सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी की जा रही है, उसमें डाटा भी यूज़ हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहे हैं। दिस कैन, बट कॉमन सेंस में ऐसा कुछ यूज़ नहीं हो रहा है। कॉमन सेंस में हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं। तो सोशियोलॉजी कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट बाय कॉमन सेंस नॉलेज। मतलब सोशियोलॉजी अलग है, कॉमन सेंस नॉलेज अलग है। सोशियोलॉजी की में साइंटिफिक स्टडी की जा रही है, फैक्ट के ऊपर स्टडी की जा रही है। कॉमन सेंस में हम एज्यूम कर रहे हैं, उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी है किसकी? ह्यूमन सोसाइटी की और सोशल बिहेवियर की, मतलब हम सोसाइटी में कैसा बिहेवियर रखते हैं, मतलब कैसा बर्ताव है हमारा। कॉमन सेंस नॉलेज इट रिफर्स टू एवरीडे नॉलेज और बिलीफ दैट आर बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। कॉमन सेंस नॉलेज कहाँ से मिलती है हमें? हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस जैसे रहे हैं वैसे ही हमारी कॉमन सेंस हो जाएगी। सोशियोलॉजी में थ्योरीज हैं आर टेस्टेड एंड वेरीफाइड। सोशियोलॉजी में जो थ्योरी दी गई हैं वो वेरीफाइड की गई हैं, टेस्ट की गई हैं। और कॉमन सेंस में ऐसी कोई थ्योरी नहीं दी गई है, वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते क्योंकि क्वेश्चन का कोई आंसर मिलेगा नहीं। सोशियोलॉजी में सिस्टमेटिक और ऑब्जेक्टिव नेचर होता है, ठीक है, मतलब ढंग से काम होता है। और कॉमन सेंस में इनफॉर्मल है, सब्जेक्टिव नेचर है, हमारी जैसी समझ है ऐसी हमारी कॉमन सेंस। सबकी कॉमन सेंस अपनी अलग अलग है, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसके एक्सपीरियंस कैसे हैं। पॉवर्टी इज कास्ड बाई द स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी इन क्लास सोसाइटी एंड इज एक्सपीरियंस्ड बाय दोज हु सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक इरेगुलरिटी ऑफ वर्क एंड लो वेजेस। एग्जाम्पल लिया सोशियोलॉजी ने। अगर गरीबी की बात करें, सोशियोलॉजी कैसे बात करेगी कि गरीबी कैसे है? सोशियोलॉजी कहेगी गरीब इसलिए हैं क्योंकि इनके पास रिसोर्स नहीं है। पॉवर्टी इज कास्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी है क्लास में, मतलब सबको इक्वल चीज़ें नहीं मिली हैं सोसाइटी में।
एंड एक्सपीरियंस्ड बाय दोज, और वो गरीब वही रहते हैं हु सफ़र फ्रॉम क्रोनिक इरेगुलरिटी ऑफ वर्क, जिन्हें रेगुलर बेस पे काम नहीं मिलता है और या लो वेजेस मिलते हैं। सोशियोलॉजी ये कह रही है गरीब कौन है, गरीब वो हैं जिनके पास जो वेजेस मिल रहे हैं बहुत कम मिल रहे हैं, या जो रेगुलर वे में वो काम नहीं कर रहे हैं, मतलब पैसा आने का रिसोर्सेज कम है, और इन इक्वलिटी है क्लास में, मतलब किसी को ज़्यादा मिलता है किसी को कम मिल रहा है, इसलिए वो गरीब है। सोशियोलॉजी ने ये पता किया है, ठीक है। कॉमन सेंस क्या क्या है गरीबी के बारे में? पीपल आर पुअर बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ वर्क। कॉमन सेंस कहते हैं कि लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वो काम करने से डरते हैं, और अनएबल टू बजट प्रॉपरली, और जो जितना पैसा है उसे ढंग से यूज़ नहीं करते, इसलिए गरीब है। तो कॉमन सेंस अलग है, सोशियोलॉजी की स्टडी साइंटिफिक वे में स्टडी की जाती है। सोशियोलॉजी कहती है कि ये इंसान या ये ग्रुप गरीब इसलिए है क्योंकि इन्हें या तो प्रॉपर काम नहीं मिलता है, काम मिलता है तो इतनी अच्छी वेजेस या सैलरीज नहीं मिलती हैं, इसलिए ये गरीब है। कॉमन सेंस कहती है इसे काम पक्का करना ही नहीं है इसलिए गरीब है। तो दोनों में डिफरेंस है। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजिकल स्टडी इज़ एक्सट्रीमली वाइड। ये फोकस करती है इट्स एनालिसिस ऑफ मीनिंगफुल इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल सच एज दैट ऑफ द शॉपकीपर विद द कस्टमर। मतलब स्कोप तो काफ़ी बड़ा है ये सोशियोलॉजी का, हर एक जगह सोशियोलॉजी लगती है। मीनिंगफुल इंटरेक्शन कहीं भी होगा वहाँ सोशियोलॉजी लगेगी। जैसे शॉपकीपर का इंटरेक्शन कस्टमर के साथ होगा, जैसे वो डील करते कैसे उनका बिहेवियर है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के बीच में हमारे हम कैसे बिहेवियर दिखाते हैं, तो बहुत बड़ा स्कोप है। इट कैन फोकस ऑन नेशनल इशू, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ये तो बड़ी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट है या कास्ट कन्फ्लिक्ट है, या इफेक्ट ऑफ द स्टेट पॉलिसीज ऑन द फॉरेस्ट राइट ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन और रूरल इंडेप्टनेस। मतलब जो बड़े इशू है, नेशनल इशू है, वहाँ भी सोशियोलॉजी काम करती है। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, पता करो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, कास्ट कन्फ्लिक्ट है, क्यों कन्फ्लिक्ट हो रहा है, स्टेट की पॉलिसीज़ कैसे अफेक्ट कर रही हैं लोगों को, तो ये यहाँ भी सोशियोलॉजी काम करती है, फोकस करती है नेशनल लेवल पे भी। इट एग्जामिन ग्लोबल सोशल प्रोसेस, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ न्यू फ्लेक्सिबल लेबर रेगुलेशन ऑन द वर्किंग क्लास और दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑन द यंग। मतलब एक बड़े लेवल पे भी ये काम करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या इफेक्ट पड़ रहा है यंग पॉपुलेशन के ऊपर, लेबर लोग अगर रेगुलेट कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट होगा, और द एंट्री ऑफ द फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ऑन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री। मतलब एक ग्लोबल लेवल पे भी सोशियोलॉजी काम कर रही है, नेशनल लेवल पे भी काम कर रही है, और सोसाइटी के लेवल पे तो काम कर ही रही है, तो स्कोप तो काफ़ी बड़ा है। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इनकम्पासेस द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इसमें क्या क्या है, सोशल रिलेशनशिप है, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशल प्रोसेस है, सोशलाइजेशन, कोऑपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, एसिमिलेशन, सबकी स्टडी होती है सोशियोलॉजी में। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कास्ट के बेस पे, क्लास के बेस पे, रेस, जेंडर स्टेटस एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सबके बेस पे स्ट्रेटिफिकेशन है। सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट है, सोशल चेंज क्या हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो ये भी है। इन सबकी सिस्टमेटिक वे में साइंटिफिक मैनर में स्टडी की जा रही है, तो स्कोप तो काफ़ी बड़ा है सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है सोसाइटी की। एगस्ट कॉम्टे फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, इन्होंने टर्म को इंड किया था सोशियोलॉजी 1838 में। ये है नेक्स्ट टॉपिक, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, द पर्सनल प्रॉब्लम और पब्लिक इशू। ये कॉन्सेप्ट दिया था सी राइट मिल ने, इनकी बुक थी सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, उस बुक का नाम था। 1959 में ये बुक लिखी थी। इन्होंने कहा कि जो पर्सनल प्रॉब्लम है और जो सोसाइटिक प्रॉब्लम है वो इंटरकनेक्टेड हैं, अलग अलग नहीं कर सकते उन्हें। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इज़ द एबिलिटी टू सी द कनेक्शन। उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन वो हमें एबिलिटी देती है कि जिससे हम देख सकें कि हमारी जो लोग अपनी दिक्कतें हैं और जो सोसाइटी की दिक्कतें हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, उनके बीच में कनेक्शन है, कनेक्शन बिटवीन द पर्सनल एक्सपीरियंस एंड लार्ज सोशल फोर्सेस। मतलब हिस्ट्री, सोसाइटी और हमारी जो पर्सनल दिक्कतें हैं उनके वो कनेक्टेड हैं, उनके बीच में कनेक्शन है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इज़ द एबिलिटी टू सी द कनेक्शन। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन वही हमें पावर देती है कि हम उस कनेक्शन को फील कर सकें, देख सकें कि जो हमारी प्राइवेट लेवल पर ट्रबल हैं, जो पर्सनल हमारे एक्सपीरियंस है और जो लार्ज सोशल स्ट्रक्चर फेस कर रहा है दिक्कतें, वो इंटरकनेक्टेड है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन ये कहते हैं कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन है। किसके बीच में? हमारी पब्लिक, जो हमारे पर्सनल जो ट्रबल्स हैं और पब्लिक इशू जो हैं वो कनेक्टेड है।
इट हेल्प्स अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल लाइफ आर शेप्ड बाय ब्रॉडर सोशल फोर्स, जैसे कि हिस्ट्री है, कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स है। इस जो हमारी सोसाइटी की हिस्ट्री है, कल्चर है, पॉलिटिक्स है, वो डेफिनेटली हमें एक शेप देगी, मतलब हमारे बिहेवियर को, हमारी पर्सनैलिटी को एक शेप देगी। It helps us understand how individual lives are shaped by society and how personal problem may be actually reflect public issue। ये कह रहा है कि जो हमारी जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो दिखा रहे हैं कि पब्लिक का इशू एक्चुअल में यही है। जैसे कि हमारी जॉब चली गई ऑटोमेशन की वजह से, मतलब ऑटोमेशन की वजह से और बहुत सारे लोगों की जॉब गई होगी, मतलब जो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है उसका कनेक्शन हमारा हमसे है, ठीक है, बट सोसाइटी से भी है, ठीक है, ये दोनों अलग नहीं कर सकते आप। ये कह रही है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, नाइदर द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल नॉर द हिस्ट्री ऑफ ए सोसाइटी कैन बी अंडरस्टूड विदाउट अंडरस्टैंडिंग बोथ, मतलब दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा, सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा, अकेले नहीं हो सकता ये। अब पर्सनल लेवल पे ट्रबल क्या हो सकती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम जैसे कि डिफ़िकल्टी और चैलेंज एक्सपीरियंस्ड बाय एन इंडिविजुअल, इट इज़ सीन एज इंडिविजुअल फेल्योर और रेस्पॉन्सिबिलिटी। पर्सनल लेवल पर तो ये दिक्कत हो सकती है कि हम कुछ करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है उस चीज़ में। पब्लिक इशू या सोशल इशू क्या हो सकता है, पब्लिक इशू जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, अफेक्टिंग मिलियंस ड्यू टू ऑटोमेशन एट्सेट्रा। तो ये बड़े एरिया, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रुप को अफेक्ट करता है ये चीज़, क्या ऑटोमेशन हो गया इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ लोग पहले लोग काम करते थे, इंडिविजुअल्स काम करते थे, तो जहाँ लोगों की ज़रूरत पड़ती थी काम करने के लिए, अब वहाँ मशीनों ने काम करना शुरू कर दिया, तो बहुत सारे लोगों की जॉब गई है। तो ये एक सोसाइटी का इशू हो गया, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए। अब सोसाइटी में बेरोज़गार हो गए तो सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस अनएम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट सोसाइटी के ऊपर पड़ेगा। तो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम और जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है वो कनेक्टेड है। ये सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन कह रही है कि ये इशू है, ये बात है कि हमारी पर्सनल प्रॉब्लम और सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है वो इंटरकनेक्टेड है। प्लूरलिटीज और इनइक्वलिटी अमंग सोसाइटी, प्लूरलिटी मतलब डाइवर्सिटी है इंडियन सोसाइटी में। प्लूरलिटी एम्फसाइज करते हैं किसे, डाइवर्सिटी को, वाइल इनइक्वलिटी फोकस करती है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड अनइक्वल एक्सेस। मतलब इनइक्वलिटी मतलब ये मान लो एक ही क्लास है, क्लास मतलब एक जैसे कि इनकम के बेस पर क्लास डिवाइड हो गई, ठीक है। तो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मतलब एक ही कास्ट के लोग हैं, उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो इनइक्वलिटी शो करता है। एक ही कास्ट के लोग हैं, कास्ट, क्लास, सेक्स, जेंडर, ये सब चीज़ें हैं, तो वो उनमें भी इनइक्वलिटीज़ हैं, सब एक लेवल पे नहीं है। तो प्लूरलिटी एम्फसाइज करता है डाइवर्सिटी को, और इनइक्वलिटी दिखाता है कि अनइक्वल एक्सेस है या स्ट्रेटिफिकेशन है सोसाइटी में। सोसाइटीज़ आर कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल ग्रुप बेस्ड ऑन द फैक्टर, जैसे कि कास्ट के बेस पे अलग हो गया एक ग्रुप, क्लास के बेस पे अलग ग्रुप हो गया, लैंग्वेज या रिलीजन के बेस पे अलग अलग ग्रुप हो गए, तो ये क्या हो गई, डाइवर्सिटी हो गई, मतलब प्लूरलिटीज़ हो गई। प्लूरलिटी मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल आइडेंटिटी, एक इंसान की मल्टीपल आइडेंटिटी हो गई, जैसे कल्चर के बेस पे हो गए अलग, लैंग्वेज के बेस पे अलग हो गए, रिलीजन के बेस पे अलग हो गए, पर रह रहे हैं सब एक ही सोसाइटी में। इंडिविजुअल बिलोंग टू सेवरल ग्रुप्स एंड क्रिएटिंग ए कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ एफिलिएशन, मतलब एक इंडिविजुअल कई ग्रुप को बिलोंग कर सकता है, कल्चर एक होगा पर लैंग्वेज अलग हो सकती है, तो इस तरह से वो जुड़ के रहते हैं। प्लूरलिटी इंकरेज करता है टॉलरेंस, देखो हम एक ग्रुप में रह रहे हैं, सोसाइटी में सब तरह के लोग रह रहे हैं, तो इस तरह से हमें क्या आ रहा है, टॉलरेंस आ रहा है, हम दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं, रह सकते हैं, म्यूचुअल रेस्पेक्ट आ रही है, डेमोक्रेटिक रिलेशन बन रहा है, बिल्ड डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी बन रही है, क्योंकि वहाँ हर ग्रुप के लोग रह रहे हैं, तो डेमोक्रेसी है, फिर वहाँ पर हर कोई सर्वाइव कर सकता है, मतलब किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। इनइक्वलिटी क्या है, इनइक्वलिटी इज डिफरेंस इन एक्सेस टू एजुकेशन। इनइक्वलिटी मतलब एक जैसी चीज़ें सबको नहीं मिल रही हैं, जैसे कि एजुकेशन के लेवल पे है, जैसे कोई अच्छी स्कूल में जब वो पढ़ रहे हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है, हेल्थ केयर में इनइक्वलिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी में इनइक्वलिटी है, तो इनइक्वलिटी है। सोशल इनइक्वलिटी मतलब डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट एंड जेंडर, सोसाइटी में इनइक्वलिटी है कास्ट के बेस पे, डेफिनेटली जेंडर के बेस पे, मतलब मेल है या फीमेल है तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इस बेस पे। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है, अनइक्वल वेल्थ है लोगों के पास, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। पॉलिटिकल इनइक्वलिटी है, अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है।
या रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग है, मतलब सभी लोगों को नहीं पहुंच पा रहे हैं उस लेवल तक। एजुकेशन इनइक्वालिटी है, अनइवन एक्सेस है क्वालिटी एजुकेशन का, सबको एक लेवल की एजुकेशन नहीं मिल रही है। और डिफरेंट एस्पेक्ट क्या है सोसाइटी के, जैसे सोशल एस्पेक्ट है सोसाइटी का, ये क्या दिखाता है, सोसाइटी एक नेटवर्क है किसका, सोशल रिलेशनशिप का। इसमें क्या होगा, इट इन्वॉल्व इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, इसमें क्या होगा, इंटरेक्शन होगा लोगों के बीच और ग्रुप्स के बीच। सोशल रोल्स होंगे, नॉर्म्स होंगे, वैल्यू, स्टेटस, ये सब सोसाइटी में है और हमें इन्हें फॉलो करना है। जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली, मैरिज, एजुकेशन, रिलीजन्स, ये सब हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं, मतलब इन सब की बात हम सुनते हैं और इस तरह से हम बर्ताव करते हैं, देखते हैं। कल्चरल एस्पेक्ट क्या है सोसाइटी का, कल्चर गिव्स मीनिंग टू सोशल लाइफ, मतलब कैसी लाइफ हम जी रहे हैं वो कल्चर हमें सिखा रहा है। कल्चर इंश्योर करता है कंटिन्यूटी एंड आइडेंटिटी, कल्चर से हमें आइडेंटिटी मिलती है और कल्चर जनरेशन टू जनरेशन पास करते हैं हम। कल्चर में जैसे लैंग्वेज है, बिलीफ है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, रिचुअल हम फॉलो करते हैं, अगली पीढ़ी को सिखाते हैं, फिर वो फॉलो करते हैं, तो ये पास ऑन होता चला जाता है। कल्चर हेल्प करता है इंडिविजुअल्स का किस चीज़ में, टू लर्न एक्सेप्टेबल बिहेवियर थ्रू सोशलाइजेशन, कल्चर हमें सोशलाइजेशन सिखाता है, सोसाइटी में रहने का तरीका सिखाता है, जिससे सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करती है और हमारी एक पहचान बन जाती है सोसाइटी में। इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है सोसाइटी का, जैसे मार्केट, लेबर, प्रॉपर्टी, इंडस्ट्री, सब इकोनॉमिक एस्पेक्ट में आते हैं। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिफाइंड हाउ रिसोर्सेज एंड वेल्थ आर शेयर्ड, मतलब कैसे शेयर की जाएंगी। सोशल हार्मनी कैसे मेंटेन रहेगी, इसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कैन इम्पैक्ट सोशल हार्मनी एंड स्ट्रक्चर, अगर सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ज़्यादा हो गई, मतलब एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब, तो भाई यहाँ सोशल हार्मनी बहुत ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। इसलिए अपने आसपास वालों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो खाने के लिए तरसते रहें और तुम्हारे सामने 1 करोड़ की गाड़ी खड़ी हो तो तुम्हें दिक्कत होगी एक दिन। पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है सोसाइटी की, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्टेट से मतलब है गवर्नमेंट से है, इस कंट्री से है। स्टेट मतलब कंट्री, गवर्नमेंट, जुडिशियरी, पॉलिटिकल पार्टी, ये सब सोसाइटी के काम के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड बाय लॉ, रूल्स, राइट एंड ड्यूटीज। देखो एक तो कंट्रोल हमारे ऊपर होता है सोसाइटी का और दूसरा कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, दोनों ही कंट्रोल करते हैं। गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगी, रूल्स बना के हमें राइट्स देंगे और ड्यूटीज़ दे के, कुछ हमारे राइट्स हैं, कुछ हमारी ड्यूटीज़ हैं और लॉ फॉलो करना है, हमें उनके अकॉर्डिंग रहना है, जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रहना है। तो पॉलिटिक्स इन सोसाइटी भी अफेक्ट करती है हमारी फ्रीडम को, जस्टिस को और पार्टिसिपेशन को, कि क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी, जो इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी। जो पहली सोसाइटीज़ थी, प्री मॉडर्न सोसाइटीज़, मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले की जो सोसाइटी थी, जब पुरानी सोसाइटीज़ जो थी वो थी हंटरर्स की, गैदरर्स की, मतलब घूम फिर के खाना पीना इकट्ठा करो और काम ख़त्म करो। उसके बाद फिर खेती वाली आई, एग्रेरियन सोसाइटी आई, नॉन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन थी पहले ये ऐसी सोसाइटीज़ थी। मॉडर्न सोसाइटी मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद की सोसाइटी। तो ये अर्ली जो ट्रैवलर हैं या कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं या सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो सोसाइटी है उसे कई लेवल में डिस्क्राइब किया, कि सोसाइटी को दिखाया कि हम इस तरह से डेवलप होते चले आए हैं, मतलब सोसाइटी में एक डेवलपमेंट इन्होंने दिखाया कि पहले सोसाइटी ऐसी थी, फिर ऐसी हो गई, फिर ऐसी हो गई, फिर ऐसी हो गई, इस तरह से। और जो मॉडर्न सोसाइटी है और बहुत पुरानी सोसाइटी है, उसके बीच में कई स्टेज गुजरी हैं। इवोल्यूशनरी विजन एज्यूम दैट द वेस्ट वाज मोस्ट एडवांस्ड एंड सिविलाइज। देखो पहले जो ये मानते ही हैं कि वेस्ट ज़्यादा सिविलाइज था, क्योंकि वहाँ पर चेंजेस ज़्यादा हुए थे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यूरोप में हुआ था, मशीनें पहले वहाँ पर लगी थी, इसलिए वो एडवांस हो गए और खुद को मानते मोस्ट सिविलाइज, ठीक है। और नॉन वेस्ट सोसाइटीज में बहुत सारी चीज़ें दिक्कत थी, वो लेस डेवलप भी थे और कुछ चीज़ें बारबारिक थी, जैसे कि सती प्रथा है, जैसे कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ को उसके साथ ही जला दिया जाता था। ये इंडिया में होता था, जब ब्रिटिशर्स आए तब तक हो रहा था, उसके बाद हटाया गया। तो ये सब चीज़ें तो थी भाई। तो यूरोप की सोसाइटी और हमारी सोसाइटी में डिफरेंसेस तो थे। डार्विन्स का आइडिया अबाउट ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वर ए डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन अर्ली सोशियोलॉजिकल थॉट। जैसे कि डार्विन ने दिखाया ना कि इवोल्यूशन होता चला आया है, ऐसे ही सोशियोलॉजिस्ट सोचते थे कि सोसाइटी में भी ऐसे ही चेंजेस होते चले आए हैं, सोसाइटी भी इम्प्रूव कर रही है। अब इनलाइटमेंट का पीरियड आया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले वहाँ भी गड़बड़ थी,
राजा को राज था, राजा टैक्स लेते थे, जो वर्कर थे मतलब छोटे छोटे खेती करते थे उसके बाद वो टैक्स देते, तो उनके पास उतना ही बचता जितना काम चल सके। मतलब अत्याचार हर जगह हो रहे थे, तो यूरोप में भी हो रहे थे। तो इनलाइटमेंट पीरियड का मतलब ये है कि उन्हें लोगों ने सोचना समझना शुरू कर दिया कि हम अपनी कमाई राजा को क्यों दे रहे हैं, और राजा तो फिर उसे बर्बादी कर रहे हैं, महल बनाए जा रहे हैं और हमारे तो घर भी नहीं बन रहे हैं। तो इनलाइटमेंट का जो पीरियड था, यूरोपियन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट कब था, लेट 17th एंड 18th सेंचुरी में ये हुआ। इसने इम्फेसाइज किया रीजन एंड इंडिविजुअलिज्म, मतलब खुद पे ध्यान दो। इनलाइटमेंट में ये हुआ कि सोच समझ के काम करो, सोचो कर क्या रहे हो। देयर वॉज ऑल्सो ग्रेट एडवांसमेंट ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज। अब साइंटिफिक नॉलेज भी वहाँ इंप्रूव होने लगी इस टाइम पे, क्योंकि साइंस ने तरक्की करी, मशीनें बनने लगी। ग्रोइंग कन्विक्शन दैट द मेथड ऑफ द नेचुरल साइंस शुड बी एक्सटेंडेड टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन अफेयर। जिससे पहले पॉवर्टी, गरीबी को कहा जाता है कि सोशल प्रॉब्लम है, नेचुरल फिनोमिना है। पॉवर्टी देयरफॉर कॉल्ड कुड बी स्टडीज एंड redressed. Thinkers of the early modern era were convinced that progress in knowledge promised to the solution to the social ills. ओके, जो सोशोलॉजिस्ट थे पहले, मतलब जो थिंकर्स थे, कब, इंटेलेक्चुअल टाइम, जब इवोल्यूशनरी टाइम था, वो इनलाइटमेंट पीरियड था। तो तब ये था कि सोसाइटी में देखो दिक्कत हो रही हैं और इन दिक्कतों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ये जागरूकता आ गई थी कि सोसाइटी में दिक्कतें हैं और उन्हें सोल्व किया जा सकता है, उनका निराकरण किया जा सकता है। सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम वो सोल्व हो सकती हैं। ये इनलाइटमेंट था। पहले तो ये भी नहीं मान रहे थे ना, पहले तो बस सहे जा रहे थे। मटेरियल इशू दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी। देखो, कैपिटलिज्म था पहले। कैपिटलिज्म मतलब जिसके पास पैसा था उसने इंडस्ट्री लगाई। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज बेस्ड अपॉन ए न्यू डायनेमिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जिसके पास पैसा था उन्होंने फैक्ट्री लगाई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। कैपिटलिज्म बिकम द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। अगर पैसा नहीं होता, कैपिटलिज्म नहीं होता, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं आता, क्योंकि इतना पैसा किसी के पास नहीं होता तो फैक्ट्री कैसे लगती। न्यू इकोनॉमी वाज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट रिप्लेस्ड। देखो, जो नई इकोनॉमी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से तैयार हो गई वो पुरानी वाली से एकदम डिफरेंट थी। उसने पुरानी इकोनॉमी को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि पुराने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले घरों में काम करते थे लोग, तो छोटे लेवल पर काम होता था। अब फैक्ट्री लगी, मशीनें लग गई, तो बड़े लेवल पर काम होने लगा। इंग्लैंड वाज द सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का सेंटर इंग्लैंड था। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल पे ही यही चीफ ऑक्यूपेशन थे ब्रिटिशर्स के भी। मोस्ट पीपल लिव्ड इन द विलेज। देखो, जब शहर बने ही नहीं थे तो ज़्यादातर लोग गांव में ही रहेंगे ना, अपने लेवल पर काम कर रहे थे सब। शहर तो जब बने, जब फैक्ट्री लगी, जब फैक्ट्री लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, सोसाइटी बनने लगी इंडस्ट्री के आसपास। जो वो सोसाइटी थी वो स्मॉल थी। जो गांव में लोग रह रहे थे, मोस्ट पीपल लिव्ड इन द विलेज। देयर वर पीजेंट, लैंडलॉर्ड, ब्लैक स्मिथ एंड लेदर वर्कर। मतलब गांव में तो यही थे ना, हर एक अपना अपना काम था, सब अपना अपना काम कर रहे थे। सोसाइटी में एक हायरार्की थी। जो पुरानी सोसाइटी थी उसमें एक हायरार्की थी, एक क्लास थी कि ये हमसे बड़े हैं, ये हमसे छोटे हैं, और वो उसी तरह से वो रहते थे। गांव में ये था कि ये हमसे नीचे वाली क्लास है, ये हमसे ऊपर वाली क्लास है। लाइक ऑल ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ इट वॉज ऑल्सो करेक्टराइज बाई क्लोज इंट्रैक्शन। उनके बीच देखो, वहाँ क्लास के बीच में था, पर वो उनका काम एक दूसरे के बिना चलता भी नहीं था, वो इंट्रैक्शन करते थे लोग आपस में। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो ये लोग, जो नीचे तबके के लोग थे, वो इंडस्ट्री में काम करने लगे, तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम टूट गया फिर, क्योंकि ये तो शहर में आके बसने लगे। अब इंडस्ट्री में ये काम कर रहे थे, बट ये दिन भर तो काम करते, पर इतना पैसा नहीं मिलता था कि वो अच्छे से रह सकें। तो जो लिविंग की कंडीशन थी वो ख़राब होती चली गई, क्योंकि ज़्यादातर लोग फैक्ट्री के आसपास रहने लगे, घर वो बना नहीं सकते थे, सफाई की ऐसी कोई सुविधा होती नहीं थी। भीड़ भाड़ एक एरिया में आ गई तो स्लम बनने लगे, इंडस्ट्री के आसपास स्लम एरिया तैयार होने लगे। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन सिटीज़ गेव बर्थ टू ए कम्प्लीटली न्यू काइंड ऑफ अर्बन वर्ल्ड। कौन सा इसने वर्ल्ड को, कौन सी दुनिया को जन्म दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन ने?
इट वॉज मार्क्ड बाय द सोट एंड ग्राइम ऑफ फैक्ट्रीज बाय ओवर क्राउडेड स्लम। फैक्ट्रीज के आसपास क्या होगी? स्लम, ओवर क्राउडेड, बहुत भीड़ भाड़। ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे थे वो लोग उन्हीं स्लम में रह रहे थे और वहाँ की सैनिटेशन कंडीशन खराब थी। फैक्ट्री एंड इट्स मैकेनिकल डिविजन्स ऑफ लेबर वर ऑफन सीन एज डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय द पीजेंट आर्टिस्ट। अब देखो, जो फैक्ट्री में काम होने लगा तो जो लोकल लेवल पर काम होता था वो तो काम खराब होने लगा, मतलब वो तो ख़त्म हो ही गई ना, जो घरों में काम कर रहे थे, क्योंकि उनका सामान महंगा था और क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी फैक्ट्री में बन रही थी, तो उनका धंधा ख़त्म ही होगा, फिर उन्हें कौन खरीदेगा उनका सामान। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स ने कहा कि फैक्ट्री ऑपरेसिव है बट पोटेंशियली लिबरेटिंग भी है, क्योंकि जो गांव में जो बहुत लोअर तबके के लोग थे वो फैक्ट्री में काम करने आ गए तो उनके लिए तो लिबरेटिंग है, बट इतनी पैसे भी नहीं मिल रहे कि वो ढंग से जी सकें, इसलिए ऑपरेसिव भी है। हियर वर्कर लर्नड बोथ कलेक्टिव फंक्शनिंग एज वेल एज कंसर्टेड इफर्ट फॉर बेटर कंडीशंस। यहाँ वर्कर को मिल के काम कर रहे थे। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्क रिदम वर सेट बाय द फैक्टर्स, जैसे कि पीरियड ऑफ डे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले वो अपनी मर्जी से काम करते थे, डे लाइट के ऊपर काम करते थे, मतलब दिन में जितनी लाइट रहेगी उसी हिसाब से काम करेंगे, अंधेरा होगा तो कैसे करेंगे। ब्रेक लेते थे टास्क के बीच में और अगर अपनी सोशल ड्यूटी जो उन्हें पूरा करते थे। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया? पंक्चुअलिटी सेट कर दी, भाई दिन कितने घंटे काम करने हैं और कितने घंटे काम करने, ये सेट हो गया। वीक में कितने दिन काम करने, ये सेट हो गया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले अपनी मर्जी से काम था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो मालिक कहेगा उसकी मर्जी से काम होगा। अब टाइम की कीमत होने लगी। फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय टाइम इज़ नाउ मनी, क्योंकि जितने घंटे काम करते उसी हिसाब से उन्हें पैसा कमाते थे वो। अब टाइम इट इज़ नॉट पास्ट बट स्पेंट, अब टाइम खर्च किया जा रहा था, पास नहीं किया जा रहा था, क्योंकि विलेजेस में टाइम पास किया जा रहा था ज़्यादातर, अब यहाँ टाइम खर्च किया जा रहा है, स्पेंड किया जा रहा है इंडस्ट्रीज़ में। अब हम पढ़ते क्यों हैं? वाई शुड वी स्टडी द बिगिनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोशोलॉजी इन यूरोप? क्यों पढ़ते हैं कि सोशोलॉजी की जो बिगिनिंग है वो यूरोप से हुई, क्योंकि भाई यूरोप में ही सोशोलॉजिस्ट ये थिंकर थे, वो शुरुआत वहीं से हुई ना, क्योंकि यूरोप की सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे कि फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, इनलाइटमेंट हुआ, रीजनिंग की शुरुआत हुई, उन्होंने क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया, तो सोसाइटी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तो सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए। अब इन चेंज की वजह से ही सोशोलॉजी नया डिसिप्लिन बना, तो बिगिनिंग फिर वहीं से हुई, क्योंकि पहले हाथ पर उन्होंने नहीं उठाए, क्योंकि सोसाइटी में ये दिक्कत हो रही है, इन्हें सोल्व करना पड़ेगा। तो यूरोपियन सोसाइटी वॉज अंडरगोन सो मैनी चेंजेस। कब? 18th एंड 19th सेंचुरी में। यूरोपियन सोसाइटी में 18th एंड 19th सेंचुरी में बहुत सारे चेंजेस आए विद द एडवेंट ऑफ कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बहुत कुछ बदल दिया। Most of the issues that were raised then, for example, urbanization, factory production, are pertinent to the all modern society. Industrialization के बाद की जो सोसाइटी थी उन्हें कह सकते हैं मॉडर्न सोसाइटी टाइप की थी वो। इवेंट जैसे कि यूरोप में क्या हुआ? फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, इनलाइटमेंट हुआ, तो इन सब ने जो पहले से सिस्टम चले आ रहे थे उन्हें कहीं ना कहीं एक रोक लगा दी, ट्रेडिशनल सोसाइटी पर डिस्टर्ब कर दिया, तो एक नई तरीके की सोसाइटी फिर इवोल्व हुई। इनलाइटमेंट पीरियड इन यूरोप प्रमोट रीजन, ये यूरोप में रीजनिंग शुरू हो गई, लॉजिक लगाना शुरू कर दिया, साइंस लगाना शुरू कर दिया, नई नई मशीनें बनाना शुरू कर दिया, क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया उन्होंने राजाओं के ऊपर, लोगों ने खुद के बारे में सोचना शुरू कर दिया। दिस हेल्प्ड सोशियोलॉजी एज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। अब रीजनिंग शुरू हो गई, जैसे सोशल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ग्रुप को ही प्रॉब्लम्स हैं, तो थिंकर्स ने सोचना शुरू कर दिया कि भाई इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा और ढूंढा जा सकता है। तो ये यूरोप में ही स्टार्ट हुआ ये सब चीज़ें, क्योंकि यूरोप की सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस एक साथ आए, इसीलिए सोसाइटी की जो शुरुआत है यूरोप से हुई। जैसे कि अगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खाम, ये सब यूरोपियन थे। सोचने का कितना कंट्रीब्यूशन है सोशियोलॉजी में, तो डेफिनेटली शुरुआत इन्हीं से होगी। इंडिया में कैसे हुई? देखो, इंडिया में जब यूरोप में सोशियोलॉजी की शुरुआत हुई, जब इंडिया में था ब्रिटिशर्स कराए, ब्रिटिशर्स मतलब यूरोप, ठीक है। अब उन्हें इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी डाइवर्सिटी हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रही थी यहाँ की सोसाइटी है कैसी, तो वो समझना चाहते थे कि इंडिया की सोसाइटी कैसी है, तो वो इस सोशियोलॉजी को इंडिया में लेके आए। फिर
colonialism was an essential part of the modern capitalism and industrialization. Sociology in India emerged from the need to understand Indian society for governance purposes. जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन सोसाइटी को समझना चाहते थे. क्यों समझना चाहते थे वो? क्योंकि उन्हें तो यहाँ पर राज करना था ना, तो समझना चाहते थे इंडियन सोसाइटी कैसी है, डाइवर्सिटी कितनी है इंडियन सोसाइटी में, जैसे कि कास्ट कितनी है, रिलीजन, लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया में, तो वो समझना चाहते थे ब्रिटिशर्स. तो द ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया रिफ्लेक्ट्स इट्स इवॉल्विंग सोसाइटी. ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन एंड थॉट. फिर वो उन्होंने अपना जो एजुकेशन है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया इंडिया में. द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी बाय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर लेड अर्ली फाउंडेशन. द ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉलोनियल रूल एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट. देखो, एक तो ये था ब्रिटिशर्स का राज यहाँ पर चल रहा था. दूसरा, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सोशल इवल टाइप चल रहे थे, जैसे कि सती प्रथा चल रही थी, अनटचेबिलिटी चल रही थी, मतलब एक कास्ट के लोगों को बिल्कुल गाँव में नहीं घुसने देना है, कुएं से पानी नहीं भरने देना है. तो ऐसी चीज़ें यहाँ चल रही थी. तो एक साइड तो एक्टिव थे ब्रिटिशर्स, दूसरी साइड एक्टिव थे सोशल रिफॉर्मर. क्योंकि सोसाइटी, एक ब्रिटिशर्स समझना चाहते थे कि इंडिया की सोसाइटी है कैसी, और जो सोशल रिफॉर्मर थे वो कह रहे थे कि सोसाइटी में चेंज लेके आना है. तो दोनों ने मिलकर काम किया और सोशियोलॉजी यहाँ पर हो गई सेट, स्थापित कर दी गई. जैसे यहाँ पर रिफॉर्मर कौन थे? राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजा राम मोहन राय. मतलब सती प्रथा, इन सब चीज़ों को हटाओ. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मतलब उन्होंने कहा अनटचेबिलिटी को हटाओ, कास्ट, जेंडर, सोशल इनइक्वलिटी. तो ये रिफॉर्मर बहुत सारे काम कर रहे थे जब ब्रिटिशर्स यहाँ थे. तो सोसाइटी में चेंज लाने की ज़रूरत पड़ रही थी, तो फिर वो चेंज लेके आए. और इस चेंज को समझने के लिए सोशियोलॉजी एक नया डिसिप्लिन बनाया गया. दीज इफर्ट इंस्पायर्ड इंडियन इंटेलेक्चुअल टू स्टडी एंड रिफॉर्म सोसाइटी, हेल्पिंग सोशियोलॉजी ग्रो एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन. सोच लिया उन्होंने कि सोशियोलॉजी हमें पढ़ानी पड़ेगी अब. तो पहले कहाँ पर यूनिवर्सिटी में ये लागू हुआ? बॉम्बे की यूनिवर्सिटी में, कलकत्ता की यूनिवर्सिटी में और मद्रास की यूनिवर्सिटी में. पहली सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट बना इंडिया में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में 1919 में. किसके अंडर में? अंडर पैट्रिक गेडिस. क्योंकि ब्रिटिशर्स थे तो वही बनेंगे हेड. उसके बाद लखनऊ में खुला, कलकत्ता में, दिल्ली में खुला डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी का. इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का भी तो नाम ले लेना चाहिए. जैसे जी.एस. गुरिये हैं, उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी. इंडियन सोशियोलॉजिस्ट सोसाइटी 1951 में इस्टेब्लिश हुई. क्या इस्टेब्लिश हुई? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट सोसाइटी. जी.एस. गुरिये, गोविंद सदाशिव गुरिये, ये फादर हैं इंडियन सोशियोलॉजी के माने जाते हैं. जी.एस. गुरिये ने काम किया कास्ट के ऊपर, ट्राइब्स के ऊपर, अर्बनाइजेशन के ऊपर, काफ़ी इन्होंने लिखा. एम.एन. श्रीनिवास काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है सोशियोलॉजी में, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट. संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, वेस्टर्नाइजेशन, इन्होंने काफ़ी कॉन्सेप्ट दिए. अब रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी क्या है दूसरे साइंस के साथ? देखो, सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी स्टडी है किसकी? सोसाइटी की. सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशल रिलेशनशिप और इंस्टीट्यूशंस और बिहेवियर ऑफ पीपल इन ग्रुप्स. ठीक है, सोशियोलॉजी में तो सोसाइटी की कंप्लीट स्टडी करनी है. इकोनॉमिक्स में किसकी स्टडी करनी है? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सामान चाहिए और सर्विसेज, इनका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, इसकी स्टडी इकोनॉमिक्स में होती है. सोशियोलॉजी एम्फेसाइज करता है सोशल वैल्यू को, रोल्स को, क्लास को और कास्ट को, ऐसी सब चीज़ें जो सोसाइटी में है. जबकि इकोनॉमिक्स किस पे ध्यान देता है? डिमांड पर, सप्लाई पर, मार्केट पर. किसकी डिमांड कितनी है, मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, किसकी सप्लाई कितनी है, इकोनॉमिक्स इसे फोकस करता है. सोशियोलॉजी डिस्क्रिप्टिव है, इंटरप्रिटेटिव और एनालिटिकल है इन नेचर. ठीक है, और इकोनॉमिक्स है एनालिटिकल. इकोनॉमिक्स में हमें एनालिसिस करनी है, लॉजिक लगाने और मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाने हैं. सोशियोलॉजी हम स्टडी करते हैं सर्वे के थ्रू, केस स्टडी के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू या ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करते हैं. जबकि इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस यूज़ करते हैं, ग्राफ यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए. सोशियोलॉजी का गोल है क्या? सोशियोलॉजी का गोल है सोसाइटी को समझना, अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव सोशल स्ट्रक्चर, और उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आना जो भी दिक्कतें आ रही हैं, एंड रिलेशनशिप. इकोनॉमिक्स का गोल क्या है? टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज, यूज़ एंड इम्प्रूव इकोनॉमिक एफिशिएंसी. जो भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ एफिशिएंटली करना है, ना तो वेस्ट करना है और ना ओवर यूज़ करना है, मिस यूज़ करना है.
और एफिशिएंटली काम होना चाहिए। ये इकोनॉमिक्स का गोल है। सोशियोलॉजी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच रखता है और इकोनॉमिक्स क्या है अप्रोच रखेगा, क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्योंकि यहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है सोशियोलॉजी किस चीज़ में है, कास्ट सिस्टम स्टडी करना है, जेंडर इनइक्वलिटी स्टडी करनी है, सोशल चेंज स्टडी करना है, ये सब सोशियोलॉजी में आ गए। आप इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करेंगे, इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी है, कम कैसे करें, अनएम्प्लॉयमेंट कितना हो रहा है, क्यों हो रहा है, कम कैसे किया जा सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो इन सब मैटर्स पे देखेंगे इकोनॉमिक्स। सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी तो स्टडी है सोसाइटी की, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस की स्टडी है गवर्नमेंट की, पब्लिक पॉलिसीज़ की, पॉलिटिक्स की। सोशियोलॉजी फोकस करती है फैमिली पर, एजुकेशन पर, क्लास, कास्ट, जेंडर, रिलीजन पर। पॉलिटिकल साइंस फोकस करती है लॉ, गवर्नेंस पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, इलेक्शन पर और पॉलिटिकल पार्टीज पर। सोशियोलॉजी में मेथड यूज होते हैं इंटरव्यू, सर्वे, ऑब्जर्वेशन। पॉलिटिकल साइंस में डॉक्यूमेंट एनालिसिस होती है और केस स्टडी होगी। देखो सोशियोलॉजी में पूरे सोसाइटी के पूरे एस्पेक्ट पर स्टडी होगी, बट पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट ही देखा जाएगा, पॉलिटिकल एस्पेक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों के ऊपर। सोशियोलॉजी में सोशल व्यू पॉइंट होगा, जबकि पॉलिटिकल साइंस में एटीट्यूड होगा ऑफ अथॉरिटी, मतलब पावर है, गवर्नेंस मतलब पावर, किसके ऊपर कितना कंट्रोल कर सकते हो। सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ सोसाइटी, जबकि पॉलिटिकल जो साइंस है ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट ही देती है सोसाइटी का। सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ ऑल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। देखो हम एक कंट्रोल हमारे ऊपर सोसाइटी का, दूसरा कंट्रोल हमारे ऊपर गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट मतलब पॉलिटिकल वाला कंट्रोल है, और सोसाइटी में सोशल कंट्रोल तो होता ही है, क्योंकि हम सोसाइटी से बाहर कुछ नहीं करते, नहीं तो सोसाइटी वाले हमें बाहर निकाल देते हैं इस चक्कर में, तो लोग बचते हैं इस चीज़ से। फिर सोशियोलॉजी और हिस्ट्री, सोशियोलॉजी तो साइंटिफिक स्टडी सोसाइटी की है, हिस्ट्री क्या है, जो पास्ट इवेंट है। सोशियोलॉजी रिसेंट पास्ट है, हिस्ट्री बहुत पुराना पास्ट है। सोशियोलॉजी कंसर्न कर रही है रिसेंट पास्ट से, और हिस्ट्री डील कर रही है बहुत पुरानी चीज़ों से। हिस्ट्री में हम मैन्यूस्क्रिप्ट या रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट्री ये सब कर रहे हैं। सोशियोलॉजी का एम है सोशल प्रॉब्लम को समझना और पैटर्न को समझना, बट हिस्ट्री का एम है कि पास्ट में ह्यूमन कैसे एक्सपीरियंस करते थे, क्या था पहले पास्ट में। सोशियोलॉजी यंग साइंस है, हिस्ट्री पुरानी साइंस है। सोशियोलॉजी में टेस्ट और रीटेस्ट हो सकते हैं, हिस्ट्री में रीटेस्ट नहीं हो सकते। जो पहले लिखा हमने पढ़ लिया, मैन्यूस्क्रिप्ट ये सब जो पढ़ रहे हैं, जो पीछे से हमने देखा गया है, अब उसके ऊपर क्या रीटेस्ट करोगे, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो सोशियोलॉजी के फैक्ट हैं उन पर रीटेस्ट कर सकते हैं कि सोसाइटी में ये दिक्कत हो रही है, ये इसकी वजह है, अब उसे कभी भी टेस्ट कर लो, वो हो सकता है, वो मुमकिन है। बट हिस्ट्री में कोई टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बहुत पुराना पास्ट है। सोशियोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी में पूरे ग्रुप की स्टडी हो रही है, साइकोलॉजी में एक इंसान के माइंड की और बिहेवियर की स्टडी हो रही है। मतलब सोशियोलॉजी में जो सोसाइटी है उसका क्या इम्पैक्ट है हमारे बिहेवियर के ऊपर, इसकी स्टडी कर रहे हैं। साइकोलॉजी कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा जो माइंड है वो किस तरह से हमारे बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है। जो साइकोलॉजी में उसे फोकस किया जाता है मेमोरी पर, लर्निंग पर, इमोशंस पर, पर्सनैलिटी पर, मोटिवेशन पर। सोशियोलॉजी एनालाइज करते हैं सोसाइटी या ग्रुप को, साइकोलॉजिस्ट एनालाइज करते हैं इंडिविजुअल को। एक साइकोलॉजी फोकस करते हैं कि एक इंडिविजुअल के ऊपर, इसमें एक्सपेरिमेंट होते हैं। इसमें देखा साइकोलॉजी में देखते हैं इसका माइंड और ब्रेन कैसे हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। सोशल साइकोलॉजी मतलब सोसाइटी और सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच की जो ब्रांच है जो दोनों को कनेक्ट करती है वो सोशल साइकोलॉजी है। सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी तो ये सोसाइटी की स्टडी है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी स्टडी है ह्यूमन कल्चर की, कस्टम की, सोशल प्रैक्टिस और ट्रेडिशनल सोसाइटी। सोशल एंथ्रोपोलॉजी में हम पुराने सोसाइटीज़ की डीप स्टडी करते हैं, ठीक है, कस्टम कल्चर उनके कैसे थे, क्या वो प्रैक्टिसेस करते थे। सोशियोलॉजी रिसेंट की स्टडी है, मॉडर्न सोसाइटीज़ की स्टडी है। तो सोशियोलॉजी फोकस करते हैं जो कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उनके ऊपर, और सोशल एंथ्रोपोलॉजी फोकस करते हैं जो ट्रेडिशनल ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं उनके ऊपर, जैसे उनकी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी में कैसे रिचुअल थे, कैसे कस्टम थे, तो ये सब करते हैं। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो स्टडी होती है वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन उसमें किया जाता है, दूर बैठ के स्टडी नहीं कर सकते। जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है इसमें इन डेप्थ स्टडी की जाती है, जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी की हम स्टडी कर रहे हैं, कस्टम की, कल्चर की, प्रैक्टिसेस की, जो भी वो प्रैक्टिसेस करते हैं उनकी स्टडी डिटेल में होगी।
तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी किस चीज़ में अप्लाइड है? कल्चर के प्रिजर्वेशन में। और जो सोशियोलॉजी किस में अप्लाइड है? अर्बन प्लानिंग में और पॉलिसी मेकिंग में। सोशियोलॉजी बनाई इसलिए गई थी कि जो दिक्कतें आ रही हैं सोसाइटी में उसे सॉर्ट आउट करने के लिए प्लानिंग की जा सके, तो उसके लिए पॉलिसीज बनाई गई थी सोशियोलॉजी के थ्रू। तो सोशियोलॉजी का जन्म इसलिए हुआ कि जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उनमें जो दिक्कत आ रही हैं उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए। तो सोशियोलॉजी तो एक जनरल और कंपैरेटिव स्टडी करते हैं सोसाइटी की, और जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है वो इन डेप्थ स्टडी करती है उन अपनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ की कल्चर की प्रिजर्वेशन की।